दिल्ली में सियासी हलचल के बीच नए सीएम का फैसला हो गया। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी मरलेना दिल्ली की सीएम होंगी। अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ था। विधायक दल की बैठक में दिल्ली के नए सीएम मुख्यमंत्री यानी आतिशी के नाम पर मोहर लगी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं किसी और पार्टी में होती तो शायद मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलता, लेकिन मुझे अरविंद केजरीवाल ने एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कमान सौंपने का फैसला किया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अब पहले चरण को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे और 10,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जो इन पूरे जम्मू कश्मीर में पहले चरण की तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की भी कोई अनहोनी ना हो सके। वहीं जम्मू संभाग के 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जो 3 जिलों में आते हैं, उसके लिए जो है मतदान केंद्र पूरी तरह से तैयार हैं। इन 3 जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्रों में 1328 मतदान जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें खास बात यह है कि इसमें से सिर्फ 48 मतदान केंद्र हैं जो शहरी हैं, बाकी सब के सब ग्रामीण इलाकों में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो इस बार पहले चरण के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में बिजली, सड़क संचार सेवा जो है ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार जो है लोग बोलते हैं और इसी को लेकर जो है राजनीतिक पार्टियां लगातार लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं और अब पहले चरण के चुनावों के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी है वो कितनी कामयाब रही, क्योंकि जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेगा तभी सब चीज़ें सामने क्लियर होंगी और पता चलेगा कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग, खासकर जो पहले चरण में जो अब अपना मतदान डाल रहे हैं, वो किस तरफ उनका ज़्यादा रुझान रहा। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। गुजरात में बाढ़ बारिश के बाद सीजनल बीमारियों का कहर दिखाई दे रहा है, जिसमें सर्वाधिक मामले डेंगू के नजर आ रहे हैं। सूरत शहर में सर्वाधिक मामले डेंगू के अब तक दिखाई दे रहे हैं। रोज आने वाली ओपीडी में 30% मरीज डेंगू के नजर आ रहे हैं। अकेले डेंगू के कारण शहर में पिछले 20 दिनों में करीब 8 लोगों की मौत हो गई है। इसमें सूरत सिविल के अस्पताल की एक रेसिडेंस डॉक्टर की भी मौत डेंगू के कारण हुई है और इन सब बीमारियों के कारण शहर में लोग परेशान होते हैं और इसी को लेकर शहर के ही विधायक कुमार कानानी ने महानगर पालिका के आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है कि वह बीमारियों पर कंट्रोल करने में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते शहर में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया है। तो दूसरी तरफ कच्छ में संदिग्ध बीमारी से मरने वालों की संख्या अब 17 तक पहुंच चुकी है। राज्य के तमाम हिस्सों में बाढ़ बारिश के बाद सीजनल बीमारियों का कहर दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आभार यात्रा को लेकर विरोधी लगातार हमलावर हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पहला बयान आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जिस अंदाज में राहुल गांधी अपनी यात्रा बीच में छोड़कर विदेश चले जाते हैं, तेजस्वी यादव भी कुछ उसी अंदाज में विदेश जाने वाले हैं। हालांकि सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें साफ साफ कहा गया कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ये साफ कर चुके थे कि पहले चरण में 17 तारीख तक वो यात्रा पे रहेंगे और दुर्गा पूजा बाद वो दोबारा यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर इसी बीच तेजस्वी यादव के आभार यात्रा को लेकर कूद पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को आभार यात्रा के जरिए जनता का आभार जताना ही चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार में जिस तरह से बालू माफिया, शराब माफिया और अपराधियों का बोलबाला रहा, इसके बावजूद तेजस्वी यादव के पक्ष में जनता ने वोट किया, इसका भी आभार जताना चाहिए। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव में दम है तो 2 किलोमीटर पैदल चल के यात्रा करें। यात्रा का मतलब होता है जनता का सुनना और जनता की बातों को सरकार के समक्ष रखना। ऐसा कुछ तेजस्वी यादव करते नहीं है, सिर्फ मुरेठा बांधकर स्टंट करते हैं और जनता में अपनी बात रखने का जो
उनका तरीका है वो बेवजह और फालतू है। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी ने जिस अंदाज में हमले किए उसके बाद आरजेडी भी इसका बचाव की है और अपने विरोधियों पे आरोप लगाई है कि तेजस्वी यादव के इस यात्रा से विरोधी घबराए हुए हैं और इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। ग्वालियर में फिर से एक बार मानसून ने दस्तक दे दी है। जिस तरह से 12-13 तारीख में मानसून गिरा था और उससे बाढ़ के हालात बने थे, चूंकि मौसम विभाग के द्वारा पहले से ही अलर्ट फिर से एक बार घोषित कर दिया है, यानी कि ग्वालियर अंचल में फिर से एक बार इस तरह की बारिश देखने को मिल रही है। और आज 17 तारीख से यह शुरुआत हो चुकी है। झमाझम बारिश से इस वक्त मानसून की आमद फिर से एक बार हो चुकी है। वही प्रशासन के द्वारा जो नदी किनारे गाँव बसे हुए हैं उनको शिफ्ट करने का कार्य किया जा रहा है और जिस तरह का मानसून बताया गया था उसी तरह का मानसून इस बार फिर से एक बार दस्तक दे चुका है। पहले वाली बारिश होने लगी है। बच्चों को स्कूल से घर लेकर जा रहे थे मगर रास्ते में ही रुकना पड़ा। बहुत तेज बारिश हो रही है। अब देखना होगा इस बार के मानसून में क्या हालात बनेंगे। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। वाराणसी में सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया। वहीं शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर भी पानी इकट्ठा होने से आवागमन बाधित नजर आया। जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से नगर निगम के दावे खोखले साबित हुए। वहीं लगातार बारिश की वजह से कई जगह विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई और लोकल फॉल्ट की वजह से, पेड़ गिरने की वजह से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। विद्युत विभाग ने दावा किया कि उसके कर्मचारी लगातार भारी बारिश में भी विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए जुटे रहे, लेकिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने की वजह से कई जगह जल आपूर्ति की भी समस्या उत्पन्न हो गई। तो ऐसे में वाराणसी में लगातार हो रही बारिश से कई तरीके से लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ा। जहां लोग भारी बारिश के चलते घरों में कैद नजर आए, वहीं बिजली न होने की वजह से उन्हें पेयजल का संकट भी झेलना पड़ा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस मानसूनी सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा बरसात वाराणसी में दर्ज की गई है और जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। लोग घरों में कैद रहे, वही आवागमन के लिए निकले लोग जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करते नजर आए। कई लोग भारी पानी के भराव की वजह से गिरकर चोटिल भी हो गए, उनकी गाड़ियां भी पानी में फंस गई, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वाराणसी में सुबह से हुई भारी बारिश के चलते लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा और ये बारिश लगातार जारी रही, जिससे कि लोगों को घरों में कैद रहने पर ही मजबूर कर दिया गया। कि स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी गई थी, जिसकी वजह से आज पठन पाठन का कार्य भी बाधित रहा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस मानसून सीजन के बाद इस महीने में सबसे ज्यादा बारिश ये दर्ज की गई, जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की आलोचना के बाद बैकफुट पर आई उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार में 5 करोड़ की लूट करने वाले एक आरोपी का एनकाउंटर करने के बाद फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी ने नेताओं और मीडिया को भी सलाह दी है कि वो अपनी पुलिस और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल ना करे। दरअसल 1 सितंबर 2024 को हरिद्वार में एक ज्वेलरी शोरूम में 5 करोड़ की लूट हुई थी, जिस पर हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। लेकिन रविवार को इस घटना में शामिल एक आरोपी का एनकाउंटर और सोमवार को 2 आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अभिनव कुमार ने नेताओं और साथ ही मीडिया को भी पुलिस पर भरोसा रखने की सलाह दी थी। लेकिन पुलिस ने जिस कार्रवाई का हवाला दिया है वो कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि घटना में शामिल 5 आरोपियों में से एक का एनकाउंटर हुआ है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि इस 3 लोगों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर के बाद पुलिस को केवल 50 लाख की ही रिकवरी हो पाई है, जो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करती है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के 100 दिन का लेखा जोखा पेश किया। अमित शाह ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जिस तरीके से मोदी की योजना है, अगले 5 साल में कोई भी व्यक्ति बिना घर का नहीं रहेगा।
उन्होंने 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की और उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर को हाईवे से जोड़ा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन हो सके। सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि रेल यात्रा को जिस तरीके से अनियंत्रित और असुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है उस पर सरकार पूरी तरीके से सजग है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू किया जाएगा और बात रही सेंसस की, उसकी घोषणा जल्दी की जाएगी। वक्फ बोर्ड के सवाल पर उन्होंने कहा कि संसदीय समिति इसे देख रही है और इसमें बोलने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन सब जो हो रहा है उसके बारे में सांसद और समिति दोनों एक तरीके से जागरूक है और उसके बारे में वो अवगत है। अमित शाह ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि देश सतत विकास कर रहा है और मोदी को 15 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। इससे पता चलता है कि भारत कितना महत्व रखता है उन लोगों के लिए जो हमारी तरफ विकास के लिए देख रहे हैं और हमारे होने की कल्पना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मध्य प्रदेश में भी पूरे धूमधाम और उत्साह से मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए कार्यक्रमों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है भाजपा कार्यालय में और उस प्रदर्शनी में उनके द्वारा किए गए तमाम कार्य प्रदर्शित किए गए हैं लोगों के लिए। इसके साथ साथ उनके जीवन का परिचय दिया गया है और उनके जीवन में आई हुई चुनौतियों को भी बताया गया है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके जो कार्य हैं और जो की एक दृष्टि है उसको बाहर लाने की, जनता को बताने की ये कोशिश इस प्रदर्शनी के माध्यम से की गई है। पूरा एक पखवाड़ा स्वच्छता सेवा अभियान के तहत मनाया जाएगा जो कि आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा और इस दौरान तमाम सारे काम किए जाएंगे, जिसमें आज शुरुआत में ही मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें हिस्सा ले रही है और इस हिस्से के तहत मध्य प्रदेश सरकार आज 51,000 प्रधानमंत्री आवास का लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को ये आवास दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो स्वच्छता मित्र हैं उनका सम्मान किया गया है। इसके साथ साथ तो स्वामित्र योजना के लाभार्थियों को उनका लाभ दिया गया है और प्रत्येक जिले में जन औषधि केंद्र, आज जिला चिकित्सालय में जो जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है, अब मध्य प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्र रहेंगे जिसमें जेनरिक दवाएं सस्ते दरों पर लोगों को उपलब्ध रहेंगी। और स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी आज रीवा से मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी का उद्घाटन भी आज मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने किया। तो आज पूरे हफ्ते और पूरे पखवाड़े तक यानी 2 अक्टूबर तक तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी रहेगा, पौधारोपण भी रहेगा, स्वच्छता के तमाम संगोष्ठियां, कार्यशालाएं भी रहेंगी, वहीं सफाई मित्रों का सम्मान भी इसमें रहेगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन मिलकर काम करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पार्टी के सहप्रभारी हैं, चुनाव सहप्रभारी हैं और आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के लिए आ चुके हैं। और पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी साथ में हैं। साथ में बाबूलाल मरांडी जी फीता काट करके उद्घाटन कर रहे हैं, हिमंता जी साथ में ही हैं और तमाम बीजेपी के नेतागण हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को कहीं ना कहीं बीजेपी एक अलग तरीके से, एक अलग रूप में सेलिब्रेट करती है। और एक तरह से देखा जाए तो ये सामाजिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण दिन बीजेपी के लिए होता है। साथ में कर्मवीर जी हैं जो कि संगठन मंत्री हैं झारखंड में और रक्तदान शिविर का वो जायजा ले रहे हैं और बाबूलाल जी भी साथ में हैं। और तमाम लोग इस बीच अभी ये लोग इसी तल्ले के ऊपर में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी जिसमें कि हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल थे। और रक्तदान शिविर को लेकर के जिस तरह से लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तैयारी की और लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को एक विशेष अवसर के रूप में मनाने के लिए यहाँ जो है ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें, इसके लिए लगातार प्रयास किया गया है। और लोगों को लगातार कई दिनों से भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग जो हैं वो इस बात को लेकर के उत्साहित कर रहे थे कि 17 सितंबर जो कि भगवान विश्वकर्मा पूजा का भी दिन है और साथ में जो देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, इसको लेकर के एक अलग तरह का उत्साह, एक अलग तरह का वातावरण जो है वो झारखंड में देखा जा रहा है और झारखंड बीजेपी के कार्यालय में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। इंदौर के राव थाना क्षेत्र में एक वायरल वीडियो के मुताबिक मध्य प्रदेश केश शिल्पी आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर वर्मा एक महिला के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। दरअसल वह महिला और कोई नहीं, उनके छोटे भाई की पत्नी संगीता वर्मा हैं। संगीता वर्मा जब अपनी होटल पर गई साफ सफाई कराने तो उनका आरोप है कि वहां पहले से मौजूद नंद किशोर वर्मा ने उन्हें वहां से जाने को कहा और मारपीट जैसी नौबत आ गई थी, लेकिन बीच बचाव के कारण धक्का मुक्की तक ही बात सीमित रही। पीड़ित महिला संगीता वर्मा का आरोप है कि उनके जेठ ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल हमें सूचना मिली थी, एक महिला है जो थाने पर रिपोर्ट लिखाने आई थी, संगीता पति हरिनारायण वर्मा के। उसका बताना था कि मेरा और मेरे परिवार वालों का पारिवारिक विवाद चल रहा है ज़मीन को लेके। उसी के संबंध में कल जब वो अपने होटल पे साफ़ सफाई कराने पहुंची तब उसी के जेठ के द्वारा उसके साथ धक्का मुक्की और अश्लील गालियां दी गई, जिसके लेकर वो थाने पहुंची थी और महिला ने आके प्रकरण कायम किया था। प्रकरण साधारण धाराओं में मारपीट और गाली गलौज के संबंध में किया गया। मगर देखने वाली बात यह है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐसे में भाजपा नेता और भाजपा पदाधिकारी पर क्या और कितनी कार्रवाई होगी, यह देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। झारखंड में सत्ता परिवर्तन को लेकर बीजेपी लगातार प्रयास करती चली जा रही है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री की परिवर्तन सभा के बाद बीजेपी के अंदर उत्साह का माहौल है, उत्साह का संचार हुआ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 260 किलोमीटर की सड़क यात्रा करके गोपाल मैदान में सभा को संबोधित किया और जिस तरह का माहौल रहा, उसके बाद 20 तारीख के बाद शुरू होने वाले परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी खास उत्साहित है। अभी भी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के अंदर दूसरे तल्ले पर असम के मुख्यमंत्री और पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जो है परिवर्तन यात्रा को लेकर रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। किस तरह से कार्यक्रम करना है इसके लिए लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी जी ने भी साफ तौर पर कहा कि परिवर्तन यात्रा में जिस तरह से भोगनाडीह से अमित शाह जी की उपस्थिति रहेगी और अलग अलग 5 इलाकों से जो परिवर्तन यात्राएं निकलेंगी और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज उसमें शामिल होंगे और जिस तरह से कम संथाल परगना के इलाके समेत तमाम जगहों पर घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाएगा, अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाएगा, वो अपने आप में बहुत प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। और परिवर्तन यात्राओं के बाद जो अलग अलग दिशाओं से परिवर्तन यात्राएं निकलेंगी, उन परिवर्तन यात्राओं के बाद वर्तमान सरकार के परिवर्तन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बिहार को केंद्र की सरकार से केंद्रांश नहीं मिल रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस के सीएलपी लीडर शकील अहमद खान के द्वारा लगाया जा रहा है। कांग्रेस के सीएलपी लीडर शकील अहमद खान ने ऐसी बात कही कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है और ये बात मैंने सदन में भी उठाया था कि बिहार को जो विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए वो केंद्र की सरकार नहीं देगी। बिहार से उनको कोई लेना देना नहीं है, बिहार की जनता से उनको मोहब्बत नहीं है, ऐसा शकील अहमद खान ने कहा। और जब महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी और बजट पेश हुआ था तो उस दौरान भी केंद्र के
तरफ से, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, मनरेगा सेक्टर हो, तमाम जो सेक्टर हैं उसमें केंद्र की तरफ से जो केंद्रांश होता है वो नहीं मिल रहा था और अभी भी बंदर बाट चल रहा है। इसका जवाब केंद्र को देना चाहिए और जदयू को, खास करके जदयू को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बड़ा आरोप कांग्रेस के तरफ से लगाया जा रहा है, हालांकि विपक्ष पक्ष के तरफ से, सत्ताधारी पार्टी के तरफ से इस पे कोई अभी बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस के तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्रांश केंद्र की सरकार रोके हुए है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।